हेलो, जैसा कि आपके सामने रखा है किताब हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी तक हमने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पेज नंबर यहाँ तक हमने पढ़ाया है। तो 449 हिंदी साहित्य का इतिहास ये पूरा कर चुके हैं। तो आप इसका पहले वाला भाग का वीडियो जो हमने यूट्यूब पे लोड किया है, आप उसे पढ़कर और देखकर लाभ उठा सकते हैं, सुनकर भी। तो आप और जब से कि आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास नए सिलेबस 2020 के सिलेबस में शामिल है। तो आगे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 2, अभी प्रकरण 1 आप पढ़े तो आप देख लेना वीडियो में, इससे पहले वाले के। अब देखिए प्रकरण 2 काव्य खंड संवत 1925-1950 नई धारा प्रथम उत्थान। नई धारा प्रथम उत्थान यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक है, जैसे कि आप जानते हैं। नेट और पीजीटी के लिए भी जरूरी है। यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थित करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा भी नए नए क्षेत्र की ओर मोड़। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की बाड़ी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधारक, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। रीतिकाल के कवियों में रूढ़ि में हास्य रस के अवलंबन कंजूस ही चले आते थे, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती आमले, मूर्ख और खुशामदी रईस नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी, जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दामन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह है कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थितियों के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक्र के फेर से इस परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं। उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि की बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर रागात्मिक वृत्ति से उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। क्या कर रहे हैं? फीका, नीरस और शिथिल और अशक्त रहता है। कौन लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र। विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके निधन का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक प्रबंध को जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक है और वस्तुवर्णात्मक ही चला आता था। यह तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चिरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृगाय, झूला, हिंडोला, ऋतुविहार आदि को लेकर ऋतुवर्णात्मक प्रबंध अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरछा, माता का स्नेह, सपूत कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई
विचारों और भावों को मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चालना थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति व्यक्ति के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मृतक की सूफियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्मावत निबंधों की प्रारंभ भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर सूक्ष्म और इतिवृत्ता मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास उपाध्याय, बद्रीनाथ चौधरी आदि को ले सकते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जैसा ऊपर कहा जाए कि नवीन धारा के बीच भारतेंदु को बाड़ी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जागी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। विजय वैजयंती में जो मिस्र में भारतीय सेना के विजय प्राप्ति पर लिखी गई देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भाव का उद्गार है, कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद, सहसन वर्षण, सो शून्यों से सपने नहीं कान, जो जय अरज शब्द को सुन और फरिक उठो, सबकी भुजा फरिक उठा तलवार, क्यों अपुही ऊंचे भय हारि मोक्ष के बार का कारण जान, प्राचीन आर्य गौरव का गर्भ कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया, और फिर वही हाय भारत की धुनी गूंजने लगी। देखिए उनकी कविता भारतेंदु की। हाय बहे भारत भूभारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय पंचनंद हाँ पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी बिराजत, हाय चित्तौरी नीलज तू भारी, अजहू खरो भरत महझारी, बहरहू किन छठ मथुरा काशी, दोहऊ छठ मथुरा काशी, क्वेश्चन मार्क, दोहऊ यह कलंक की राशि। चित्तौर पानीपत इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों को व्यंजना भरी है, इसके लिए वे नाम ही काव्य है। नील देवी में यह कैसी करुणा पुकार है। नील देवी का देखिए, नील देवी पंक्ति, कहाँ करुणा निधि के सो सोए, जगत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो ये किसका है, तो नील देवी का। ठीक है, हाय वाला किसका था, अधोगति, तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यहाँ पर यह कह देने आवश्यक है कि भारतेंदु ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, इसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी बात उसके संबंध में ध्यान देने की बात है कि वे केवल किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। नर प्राकृत, फिर से यहाँ पर यह कह देने आवश्यक है कि भारतेंदु ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, इसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि वे केवल नर प्राकृत के कवि थे। बाह्य प्राकृत के अनेक रूपों के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में है। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए लिखे जाने पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं और दूसरे पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्ष, कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चलता है। अंत में यह सूचित
कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिणाम में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों को लगाया, उस परिणाम में पद को नहीं, उनको अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुसरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण और प्रेम लीला और बिहार का वर्णन है। श्रृंगार रस की कविता सवेया उल्लेख पुरानी भारा के अंतर्गत हो चुका है। देश दशा, तीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिय ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए, ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेला आजकल के लोग को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर दो एक होली या बसंत आदि गाने की चीजें फुटकर भी मिलती है, पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलती है। गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लवानियाँ और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली में होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? भारतेंदु। अब पढ़ेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र दूसरे नंबर पर, प्रकरण 2 में। प्रकरण 2 काव्य खंड संबंध 1925-1950 में, दूसरे में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु स्वयं पद्मावत निबंधों की ओर संवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र की ओर बढ़े। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरछा, ऐसे विषयों में भी कविता लिए चुने। ऐसी कविताओं में कुछ विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद। उनके कुछ इतिवृत्तीय पद भी हैं, जिनमें शिक्षित के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषा के रूप में कही गई है। उदाहरण के लिए क्रंदन के ये पंक्तियां देखिए। पंक्ति देखिए क्रंदन की। तब ही लखयो जहाँ रहो, एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटुह को तरसत, जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देसिन के हित कछु तत्व कहु के सही नाही, कहिए कहाँ लाग निपति दबे, जहाँ ऋतु भारन, तहाँ तिनकी धन कथा, कौन जे गृह साधारण। इस प्रकार इतिवृत्तात्मक पर भारतेंदु ने भी कुछ लिखे थे, जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यति भख्यारी। ये किसकी थी? भारतेंदु की। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। हर गंगा, त्रिप्रताप, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी विनोदपूर्ण और मनोरंजन है। हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध है। तो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज का वीडियो अभी समाप्त करते हैं, लोड करते हैं। आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।